ये लेह से कि लेह में सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल कर रहे दो लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं कि उनकी तबीयत जो है बिगड़ रही थी। भूख हड़ताल के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लेह से आपको दे रहे हैं, जहां पर सोनम वांगचुक लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कराने के लिए 35 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल या अनशन जारी है। इस मामले में 6 अक्टूबर को केंद्र के साथ एक अहम बैठक भी प्रस्तावित है, लेकिन दूसरी तरफ इस अनशन को, इस हड़ताल को भी खत्म नहीं किया जा रहा है। और आज ये जो खबर आई है कि भूख हड़ताल के दौरान 2 लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और मुकम्मल राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर भी और साथ ही साथ अनुसूची, छठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर भी ये भूख हड़ताल हो रहा है। इस बात को लेकर सोनम वांगचुक ने कई मर्तबा, ये पहला मौका नहीं है कि सोनम वांगचुक इस तरह की हड़ताल और एहतजाज अपना दर्ज करा रहे हैं अपने मांगों को लेकर। इससे पहले भी वो अनशन कर चुके हैं, हड़ताल कर चुके हैं और एक बार फिर से लेह में सोनम वांगचुक अपने हिमायतियों के साथ, समर्थकों के साथ। और खास बात यह है कि उनके इस हड़ताल में, उनके इस अनशन में बौद्ध भिक्षु भी शामिल हैं। तस्वीरों में देखकर आपको अंदाजा हो रहा है। 2 लोग आपको बताएं कि अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं क्योंकि भूख हड़ताल पर ये तमाम लोग हैं और इस वक्त भूख हड़ताल जारी है, लिहाजा इनकी तबीयत इस दौरान बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेह से 2 खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर जिसमें सोनम वांगचुक बौद्ध भिक्षुओं के साथ मौजूद हैं, जाने माने माहिर माहौलियात हैं। इनकी तरफ से लगातार कई मर्तबा हमने देखा कि अपनी मांगों को लेकर वो एहतजाज करते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। तरीका कई बार उन्होंने अलग अलग अपनाया है। मोरूप स्टैंजिन हमारे संवाददाता लेह से जुड़ रहे हैं। मोरूप, 2 लोगों की तबीयत खराब हुई है, कौन है, कब इन्हें भर्ती कराया गया, ज्यादा जानकारी, अपडेट। जी सना, इस वक्त मैं अनशन के स्थान से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। तो आपको बता दूं कि आज जो अनशन का 14 दिन पूरा हो चुका है। अभी रात का समय है। आपको बता दूं, दिन में तो काफी 200, 400, 500 की संख्या में लोग आके बैठते हैं, लेकिन शाम के वक्त यहाँ 10-15 लोग जो जब से अनशन शुरू हुआ तब से यहाँ पर डटे हैं। और आपको बता दूं, कल रात की बात करें तो 120 लोग थे जो फोबरांग गांव से ताल्लुक रखते, वो भी आके एक दिन अनशन रख के एक दिन रात बिता के गया। लेकिन आज की बात कर रहा हूँ तो आज 2 लोग जो है वो ससपोल गांव से ताल्लुक रखते हैं, जहाँ हमें बताया गया कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और उनका कहना ये है कि वो इस जो अनशन, जो 35 दिन का अनशन रखा, उसको पूरा नहीं कर पाया, लद्दाख के मकसद को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, तो वो बहुत दुखी के साथ गया। आप इस वक्त यहाँ पर काफी लोग, एलबीए के जो वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी आया, जब से ये न्यूज सुना काफी लोग यहाँ पर आया हुआ है। हमारे साथ एलबीए के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो आज जो सर 2 लोग को हॉस्पिटलाइज किया गया, आप लोग मोरूप इनसे ये भी पूछिएगा, अपने सवाल में ये भी शामिल कीजिएगा कि जो 2 लोग भर्ती कराए गए हैं, क्या उसके बावजूद भी, तबीयत बिगड़ने के बावजूद भी अनशन जारी रहेगा? 2 लोग जो है, एक महिला है और एक पुरुष जो है, करीबन जो 5 बजे के करीब उनका जो हेल्थ खराब हुआ। तो उसके बाद अभी जब एसएनएम हॉस्पिटल, जैसे हमें मैसेज आया था, हम लोग वहाँ पे गए हैं, तो अभी उनसे मिल के आए हैं। अभी फिलहाल उनको ऑब्जर्वर में वहाँ पे एसएनएम हॉस्पिटल में रखा हुआ है। अब देखते हैं आगे, हम उसको पूरा, हमने वहाँ पे अपना आदमी रखे हुए हैं, तो आगे बात कर रहे हैं, देखते हैं इनका हेल्थ के बारे में। जी रिजन जी, हम जानना चाह रहे हैं कि और जो बाकी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनका हाल, स्वास्थ्य कैसा है, आप थोड़ा जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अभी यहाँ पे आप अच्छा है बोलेगा तो बिल्कुल नहीं। देखिए, आज 15वां दिन हो रहा है बिना खाए पिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनके भी हालत में भी काफी खराबियां आ रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों में लगता है और ये जो सिलसिला बढ़ते जाएगा। तो 35 दिन का लंबा ये भूख हड़ताल है। पूछिएगा कि लोग बीमार होने लगे हैं, हालत खराब होने लगी है, क्या आप ये हड़ताल जारी रखेंगे अभी भी? लग रहा है जी हम जानना चाहेंगे कि जो 35 दिन का अनशन है, 6 अक्टूबर को एमएचए की तरफ से बुलाया गया, क्या ये अनशन अभी भी बरकरार रहेंगे? क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया क्योंकि वो नमक और पानी पर ही रहे। बिल्कुल, ये बड़ी अफसोस की बात है जो हमारे एमएचए की तरफ से, बिल्कुल जो हमें, जो पहली बात तो ये था कि हमें अनशन के लिए मजबूर किया गया था कि हमें यहाँ पे अनशन में बैठने के लिए, तो उन्होंने उसके बावजूद बिल्कुल आज तक हमें ऐसा सौतला व्यवहार करके हमें यहाँ पे
ध्यान के रखा हुआ है। तो उसके बावजूद भी काफी यहाँ स्ट्रगल के बाद जो सोनम वांगचुक जी है और उनके जितने भी साथी हैं, जो आपने देखे होंगे, आप दिन भर आप कवरेज करते हो, कम से कम यहाँ पे 1000 से 1500 के बीच में रोज डेली यहाँ पे अप एंड डाउन होते हुए लोग आ रहे हैं। तो उसके बावजूद भी उन्होंने ये नहीं किया है। अभी उसको डेट, हम यही मांग कर रहे हैं, डेट को जल्द से जल्द। मांगों को लेकर लगातार अनशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज भी 2 लोगों की तबीयत बिगड़ते हुए दिखाई दे रही है। और इनका कहना है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, ऐसा ये नहीं है कि उनकी तबीयत में सुधार है, लेकिन और बिगड़ सकती है तबीयत। लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम लोगों का ये कहना है कि वो अपना अनशन जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया सोनम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सोनम वांगचुक का इस वक्त आपको बताएं कि मोरूप हमारे साथ जुड़े थे। सोनम वांगचुक का ये जो हड़ताल है, अनशन है, उनके साथ उनके समर्थकों का, उनके साथियों का जारी रहेगा। 2 लोग बीमार हुए हैं, उनकी तबीयत खराब हुई, जिन्हें अस्पताल में शाम को 5 बजे कहा जा रहा है कि भर्ती कराया गया है और अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। और श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। उमर कैबिनेट ने उपराज्यपाल से विधानसभा सत्र 13 अक्टूबर से बुलाने की सिफारिश की है। यह सेशन अपेक्षाकृत छोटा होगा, लगभग 7 दिन यानी 13 से 20 अक्टूबर तक चलेगा। श्रीनगर में हुई कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानसभा का सत्र 13 अक्टूबर से बुलाया जाएगा। विधानसभा सत्र करीब 7 दिनों तक चल सकता है और इस सिफारिश को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेजा गया है, जो विधानसभा के आह्वान और तारीख को अंतिम रूप देंगे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत किसी भी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। पिछली बैठक 19 अप्रैल को हुई थी। ऐसे में अगला सत्र 28 अक्टूबर से पहले बुलाना जरूरी है। इसी कानूनी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने 13 अक्टूबर से सत्र बुलाने की सिफारिश की है। सीएम उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग आज श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें ये प्रस्ताव दिया गया है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को कि 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक एक छोटा सेशन जो है असेंबली का वो बुलाया जाए। और ये प्रस्ताव अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से। किस तरीके से इस पे आगे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नजरसानी करेंगे, क्या कोई डेट्स में तब्दीली होगी, क्या कोई जगह में तब्दीली होगी, यानी कि ये जो असेंबली सेशन है ये कश्मीर असेंबली में होगा या जम्मू में होगा, ये भी उपराज्यपाल को ही डिसाइड करना होगा। वही अगर हम सूत्रों के हवाले से माने तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आने वाले इस सेशन में डिस्कस होंगी, जिसमें से स्टेटहुड जो है वो सबसे पहला मुद्दा है जो डिस्कस होगा। और साथ ही साथ हमने देखा इस बार किस तरह से नेशनल हाईवे के क्लोजर के चलते हुए जो एप्पल ऑर्किडिस्ट थे या एग्रीकल्चरिस्ट थे, करोड़ों में उनका नुकसान हुआ है। सुनने में आ रहा है कि एक सेशन स्पेशली इन एग्रीकल्चरिस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा। और वही साथ ही साथ रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मामला है उस पर भी डिस्कशन होगा। और रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में था उस पर भी थारो डिस्कशन होगा। आने वाला विधानसभा सत्र राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील होने वाला है। विधानसभा में राज्य का दर्जा, आरक्षण नीति और महराज मलिक की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों पर जमकर बहस हो सकती है। इसके अलावा सेब किसानों को मुआवजा देने का मामला भी अहम होने वाला है। अब मैटर ये करता है कि कुल 7 दिन का वक्त दिया गया है, 7 दिन का प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि 13 तारीख से 20 तारीख तक, 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। तो कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो डिस्कस करने होंगे। कितना वक्त मिल पाएगा, क्या 0 आवर्स में कुछ डिस्कशंस रखे जाएंगे। और वही सबसे बड़ा सवाल ये है इस वक्त यहाँ पर कि ऑपोजिशन जो है उनके कई सारे मुद्दे थे जो उन्होंने पिछले असेंबली सेशन में जो जम्मू में हुआ था नहीं उठा पाए थे, जिसमें लिकर बैन का एक बिल था जो इंट्रोड्यूस करना था, साथ ही साथ लैंड रिफॉर्मेशन पे भी एक बिल था जो नहीं आया था। तो वही किस तरह से ऑपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेराव करेगा और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जो इस वक्त यहाँ लोगों के मुद्दे हैं उनको कैसे एड्रेस करेगा, वो 13 तारीख को ही पता लगेगा। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की सिफारिश के बाद सभी की नजरें 13 अक्टूबर पर टिकी हैं। इस सत्र में संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस होने वाली है। राजनीतिक माहौल और विधायकों की सक्रियता राज्य की दिशा तय करेगी। 7 दिन तक चलने वाला ये सत्र प्रदेश के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से सरोज कफील की रिपोर्ट।
डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने चल रही विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए गांधरबल का दौरा किया। दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री ने गांधरबल के नए बस स्टैंड को जोड़ने वाले अस्पताल रोड के निर्माण का जायजा लिया और गुजहामा पुल की स्थिति की भी समीक्षा की। दोनों परियोजनाएं जिले के लोगों के लिए लंबे समय से लंबित मांग के तौर पर रही हैं। तो लिहाजा आपका कंसर्न जायज है, लेकिन एक बात आपको उन लोगों को पूछनी चाहिए जो जम्मू से यहाँ आते हैं, बीजेपी के लीडर या पीडीपी के लोग आते हैं। वो कहते हैं हमने बहुत काम किया 11 साल, क्योंकि बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही 4 साल, उसके बाद 6 साल जो एलजी सरकार रही वो भी बीजेपी की सरकार है, क्योंकि बीजेपी के लोग खुद कहते हैं ये हमारे ही लोग हैं। तो अगर ये उनकी सरकार थी तो ये जाम 10 महीने में तो बढ़ा नहीं। ये पिछले 11 सालों में 2014 पहले 2014 जब उससे पहले जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे तब भी इतना ट्रैफिक नहीं, क्योंकि जाम नहीं लगते थे। ये पिछले जो 11 साल हैं जहां वो बीजेपी वाले और पीडीपी वाले कहते हैं हमने बहुत काम किया। मेरे ख्याल उनको सवाल पूछना चाहिए, बताइए भैया अगर आपने इतना काम किया, यहाँ इतनी वाइडनिंग रोडों की इतनी कनेक्टिविटी दी, तो भाई जाम क्यों है? लेकिन हम अब ये कहें कि बीजेपी और पीडीपी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे, और खासकर कश्मीर में पीडीपी ने कुछ नहीं किया और जहाँ एलजी सरकार ने पिछले 6 साल में कुछ नहीं कहा, तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। बात वो नहीं है। आपका कंसर्न जायज़ है और इसको हम गौर करेंगे, और उसी नतीजा है कि आप लोग जो हमारे साथी हो प्रेस वाले, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रेस में अपना बात उठाते हो, उन बातों को मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब भी देखते हैं। रियासी में डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की 130वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी रियासी की ओर से भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महाराजा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला रियासी के अंदर बड़े धूमधाम से और महाराजा हरि सिंह का जो आज 130वां जन्मदिन के तहत जहां पूरी भव्य रैली यहां इस जिला रियासी में निकाली गई है, और बहुत ही पूरे समाज को लेकर और पूरा डोगरा समाज को लेकर हमारे महाराजा हरि सिंह जी इस जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और आज जम्मू कश्मीर में आपने देखा, इस जम्मू कश्मीर के लिए मुझे लगता है कि देर आई दुरुस्त आई, ये छुट्टी पहले से ही हो जानी थी। कई सरकारों ने पहले इनको अनदेखा किया गया, तो आज हमारी केंद्र सरकार का हो चाहे हमारे प्रदेश सरकार ने इसका जो निर्णय लिया है, ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है और हमारे समाज को जोड़ने का कार्य है। इसके लिए एक बहुत ही सब लोगों ने, पूरे डोगरा कम्युनिटी ने एक होकर ये लड़ाई लड़ी है, तभी जाके ये छुट्टी मिली है। जम्मू कश्मीर में जो छुट्टी का एक दर्जा दिया गया है, इसके लिए बहुत ही खुशी की बात है और बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम केंद्र सरकार के भी। महाराजा हरि सिंह की 130वीं जयंती के मौके पर जम्मू कश्मीर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जम्मू में युवा राजपूत सभा, बीजेपी समेत मुख्तलिफ इदारों की तरफ से और आम लोगों ने बड़ी तादाद में शामिल होकर तवी पुल पर महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की, खराज अकीदत पेश किया। 130वां जन्म दिवस जो है महाराजा हरि सिंह जी, और महाराजा हरि सिंह जी लास्ट डोगरा रूलर थे। और सबसे बड़ी बात जैसे आपने कही, ये कोई राजनीति का मंच नहीं है। जब जब महाराजा हरि सिंह जी का जहां जहां नाम लिया जाएगा, ये एक एपॉलिटिकल मंच है, ये पूरी डोगरा कम्युनिटी का मंच है। और जम्मू कश्मीर में हर कोई राष्ट्रवादी चाहे कश्मीर में है, ये उनका मंच है। आज आप देख रहे हैं इस मंदिरों के शहर में आज एक हर्षो उल्लास है, और आज एक पर्व की तरह ये जो दिन है मनाया जा रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और हम सबको द प्राउड इंडियंस बनने का मौका मिला। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अगर गौरवान्वित बात अगर है वो महाराजा हरि सिंह जी की ये है। उससे भी अगर बड़ी बात करें तो पूरे हिंदुस्तान की अगर भारतवर्ष की बात करें तो हिंदुस्तान का संविधान 1950 में वजूद में आया, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी के कार्यकाल में 1930-31 से ही ऐसी सोशल रिफॉर्म्स आए, ऐसे कानून आए जो बाद में मैं समझता हूं कि वही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट किए गए। सेलिब्रेट किया जा रहा है, जगह जगह पे पटाखे लगाए
पटाखे फोड़े जा रहे हैं और जो लोग हैं झंडे लेकर, ये युवा राजपूत सभा के लोग हैं और किस तरह से ये सड़कों पे आज के दिन को मना रहे हैं। जगह जगह पे रैलीज की जा रही है, जगह जगह पे जो है जश्न मनाया जा रहा है और जो नज़ारे हैं वो यही हैं कि जगह जगह पे युवा राजपूत सभा और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से इस दिन को बड़े ही जोश और खरोश से मनाया जा रहा है और एक उम्मीद के साथ कि महाराजा हरि सिंह ने जो सिद्धांत दिए हैं, जो फॉलोइंग दी है, उसको सब पालन करेंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और युवा राजपूत सभा की तरफ से राजौरी में भव्य बाइक रैली निकाली गई। ये रैली राजौरी के जवाहर नगर से शुरू हुई और बस स्टैंड और बाजार से होते हुए यात्रा ग्राउंड पर जाकर खत्म हुई। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में राजपूत सभा के सदस्य इस रैली में शामिल हुए और महाराजा की जयंती को धूमधाम से मनाया। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए क्या कदम उठाए जा सके वो कदम उठाए हैं और जो आज हम अपने आप को गर्व से जो है भारतीय कहते हैं, इसका है और इसका एक श्रेय जो है महाराजा हरि सिंह जी को भी जाता है। भारतवासियों को महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस पर लाख लाख बधाई देता हूं। ये जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। ये उनके पीछे एक ही कारण है, महाराजा जी का जो परिवार था उन्होंने कभी गुलामी का मुंह जम्मू कश्मीर को नहीं देखने दिया। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। आपने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में तो सुना ही होगा। आइए इसे अपनाने वालों से सुनते हैं इस योजना से लगने वाले सोलर प्लांट्स उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल हमीद राथर, बहुत बसान क्रालपोर। गो अगस्त 2024 पे तमो आय तमो कोर इंस्टॉल। बिजली बिलन मज गई कमी, स्पेशली ये समर सीजनस मज कमी। मे 300 या 400 या 500 पे भरन ज़्यादा को ज़्यादा। बह बिजली ती इस्तेमाल करान ठीक पे ये 1500 बिल या 2000 बिल भरान 2000 पे मे गसान तो मगर तथ बह भरान 300 400 या 500 तो बे वन टाइम सेटलमेंट असल रिकमेंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ द कश्मीर वैली। मे नाम गुलाम रसूल भट्ट, रोजान शाही हमदान कॉलोनी नाइक बाग। लोग यह सिस्टम 18 मार्च 2015 3 किलोवाट। अमे बासो कि मतलब यूनिटन मज आई कमी, मतलब फर्क आई अमे कि मतलब उतना गसान फीस वो कम फर्क। यह मतलब ये कि मतलब अमिक यूनिट कंज्यूम गसान मतलब तम ये गड्स मज तो अमे फर्क। बे ब्या चीज कि मतलब अगर ये आसो यूनिट रोजन सेव तम लगन वंदस मज बकान। यह पे 1,64,000 मे बासान 94,000 आए वापस 94,000 आई वापस। सिस्टम ठीक बहुत बाकी लुकन तक अपील यसान पन एनर्जी बचान यह लागू ठीक सोलर सिस्टम। फैब में हमने ये सोलर लगाया तो हमारी बिल बहुत आ रही थी 5-6 हज़ार की। फिर जब ये लगाया तो हमारा 5 kV है ये, तब से बिल बहुत कम आ रही है और हम अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो लगभग 4 महीने हो गए। हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चलता है कि हमारा ये कितना बच जाता है, कितनी कंजप्शन होती है, कितना मतलब स्पेयर रहता है, तो वो हमें मोबाइल एप्लीकेशन से पता चल जाता है। सोलर से हमारा बहुत फ़ायदा हो गया। हम लोगों को भी बोलेंगे कि आप सोलर लगाएं तो इसका फ़ायदा उठाएं। घर पे सोलर प्लांट लगवाने का क्या प्रोसेस है? कंज्यूमर को सिंपल सा एक प्रोसेस है, उसको ऑनलाइन जानना है पीएम सूर्यघर की वेबसाइट पे, वहाँ पे रजिस्टर करना है और अपनी बिल की एक कॉपी, अच्छी सी क्लियर कॉपी PDF कॉपी एक अपलोड करनी है। वेंडर उसको चूज़ करना है। नाउ जैसे आपने वेंडर को चूज़ किया फिर उसके बाद एग्रीमेंट अपलोड होता है। वंस द एग्रीमेंट इज अपलोडेड then the vendor has to install the RTS. It is a whole online process. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी गुजारिश है कि इसका अभी फ़ायदा उठाएं। ये स्कीम लिमिटेड है मार्च 2027 तक। सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा
सूखा और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का। सो हमने चौका मार दिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। बिश्ना में बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव भगत के कार्यालय में बॉर्डर इलाके के कई कांग्रेस कारकुनान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पूर्व सरपंच और नायब कुलदीप राज सोनू और जबुआल पंचायत से बॉबी चौहान ने अपने अनेक समर्थकों के साथ, हिमायतियों के साथ आज बीजेपी का दामन थामा है। ऑफिस में एक जॉइनिंग प्रोग्राम रखा गया जिसमें हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इनमें से बिट्टू चेप जी और सोनू जी, ये दोनों हमारी और उनके साथ अपनी टीम के साथ हमारे बाजवा में दामन थामा है। ये हमने जो संकल्प लिया है कि कांग्रेस मुक्त बनाना है, उसके मद्देनज़र रखते हुए ये हमारी तीसरी या चौथी ज्वाइनिंग आज बॉर्डर से हो रही है। बहुत दिन जल्द नहीं, जब बॉर्डर से हम कांग्रेस को बिल्कुल मुक्त कर देंगे। और ये एक हमारे जो नरेंद्र पीडीपी के यूथ लीडर मुजम्मिल मंजूर ने मरकजी सरकार से फल उत्पादकों यानी मेवा काश्तकारों को और फल व्यापारियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज की मांग की है। मुजम्मिल ने न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत करते हुए कहा कि नेशनल हाईवे बंद होने और सेब से लदे वाहनों गाड़ियों के फंसे होने से पुलवामा के जो मेवा काश्तकार हैं उन्हें भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई की जानी चाहिए। उन्होंने जो है लोन लिया है बैंक से और जो लाखों में हैं एक एक जो ग्रोवर हैं, तो मैं अपील करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने सीएम जो उमर अब्दुल्ला साहब से और एलजी गवर्नमेंट से श्री मनोज सिन्हा साहब से कि वो इस इशू को देखें। और जो ये इंडस्ट्री अभी सड़क पे आए हैं सारे, जो मतलब एक पूरा क्राइसिस में हैं, उनको आगे आना चाहिए और एक पैकेज जो है फार्मर्स के लिए या मर्चेंट्स के लिए होना चाहिए। कठुआ के लोगेट मोड़ औद्योगिक क्षेत्र स्थित जम्मू पिगमेंट्स लिमिटेड में आयकर यानी आईटी ने जांच की है। कठुआ के साथ साथ कोटा, दिल्ली और नागपुर में भी महकमे आईटी की टीमों ने एक साथ दबिश दी है। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी सहित अन्य मामलों में दस्तावेज खंगाले गए। महकमे इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कठुआ में इंडस्ट्रियल एरिया में छापा मारा। औद्योगिक क्षेत्र में इस समय इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तस्वीरों में बता दें तो ये आप देख रहे हैं जम्मू पिगमेंट लिमिटेड जो है, यहाँ पर लेड और जिंक बनाया जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली से आई हुई जो आयकर विभाग की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। लगातार यहाँ पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बता दें तो ये कार्रवाई जो है दिल्ली के साथ साथ कोटा और नागपुर में भी जारी है। बता दें तो कई ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की जा रही है। फिलहाल तस्वीरों में दिखा दूं कि एक लंबी कतारें जो है यहाँ पर वाहनों की लगी हुई हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफ़ी तादाद में जो अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जो औद्योगिक इकाई है इसके अंदर जो है यहाँ पर की जा रही है। काफ़ी घंटे का समय हो चुका है, यहाँ पर लगातार दस्तावेज जो है वो यहाँ खंगाले जा रहे हैं। और बता दें तो टैक्स चोरी का मामला जो है वो बताया जा रहा है। जिस तरह से इस जो इंडस्ट्री है इसके कई और ठिकाने हैं वहाँ पर भी लगातार छापामारी जारी है। फिलहाल बता दें तो अभी भी कई घंटों से यहाँ पर दस्तावेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। सेवा पर्व के तहत गवर्नमेंट पहाड़ी हॉस्टल राजौरी में पौधारोपण सर्जकारी मुहिम की शुरुआत की गई। ये मुहिम महकमे जंगलात ने जिला इंतजामिया के इश्तराक से चलाई है। इस मौके पर सफाई मुहिम भी चलाई गई जिसमें पहाड़ी हॉस्टल के अहाते की सफाई की गई और पैगाम दिया गया कि हर कोई इस सेवा पर्व के अवसर पर मौके पर अपने अपने घर के नजदीक पौधे लगाए ताकि माहौलियात को साफ और शफाफ रखा जा सके। बीच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टीम्ड ऑफिशियल्स थे जो यहाँ पे आए और जिन्होंने बच्चों के साथ मिलकर यहाँ प्लांटेशन ड्राइव की और एक सिंबॉलिक प्लेज हुई, अहद हुआ। और मकसद इतना ही है कि सेवा पर्व के तहत सेंसिटाइज किया जा सके, बच्चों को अवेयर किया जा सके, क्योंकि यही जनरेशन है आने वाली जनरेशन, जिस जनरेशन ने आने वाले समय के अंदर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर। इसमें एक्टिविटीज़ है वो है स्वच्छता और दूसरा हम प्लांटेशन ड्राइव जो इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए
ये एक्टिविटीज़ जो है वो अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। लगातार हमारी 17 सितंबर से लेकर जो जारी है ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सभी डिपार्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, RDD डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ हों, हर जगह पे इस समय स्वच्छता अभियान जो है वो लगातार चल रहा है। उधमपुर के चैननी क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के चैननी तहसील के दूरदराज के इलाकों से बड़ी तादाद में खवातीन ने भाग लिया, महिलाओं ने भाग लिया। चैननी घोड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने इस मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। देखिए, जब आपको जब इस तरीके का कार्यक्रम रहता है जिसमें मेडिकल चेकअप कैंप होता है, मैसेज लोगों में जाता है, तो अदरवाइज़ चूँकि गांव के अंदर भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो सारी फैसिलिटीज़ हमें अपने गांव के अंदर उस सब सेंटर में, हेल्थ सब सेंटर में नहीं मिल पाती। उस PHC में पूरे तरीके से वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स दूसरे हॉस्पिटल से भी आए हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज से भी आए हैं, तो हर मतलब डॉक्टर आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। तो सब सेंटर में तो नेचुरली आपको एक आध डॉक्टर मिल सकता है। तो जब लोगों को पता चलता है कि मुझे मतलब अपने आइज़ भी चेकअप करानी है, अपने दांत भी कराने हैं, अपना गैस्ट्रो वाले को भी दिखाना है, हार्ट वाले को भी दिखाना है, तो उनको लगता है एक ही जगह जाएंगे तो सारा हम चेकअप करवा दे पाएंगे। तो इसमें उन लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और पूरे तरीके से बेनिफिट भी उनको लेने का मौका मिलता है और काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाए जा रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत काकपुरा तहसील मुख्यालय में एक शिविर का एक कैंप का इफ्तिताह किया गया। कैंप का इफ्तिताह पामपुर के MLA हसनैन मसूदी ने किया और मरकजी हुकूमत की जानिब से खवातीन को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें स्वस्थ रखने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। काकपुरा में स्थापित इस कैंप में महिलाओं के लिए विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। हमारा फोकस होना चाहिए खवातीन की सेहत पर, बच्चों की सेहत पर, और फिर उससे सारा कुंबा ही उससे इम्पैक्ट कर जाता है और अच्छा असर पड़ता है सारे कुंबे को। तो अच्छा एक अच्छा प्रयास है ये। मुझे उम्मीद है कि लोग मुस्तफीद हो जाएंगे। डॉक्टर साहिबान भी रिडेडिकेट करते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से अपने आप को, जो सेहत आमा के साथ उन्होंने खुद को। पामपुर पुलिस ने बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के साथ एक यातायात प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छात्रों ने टंचबाग और खिरेऊ अड्डे पर व्यस्त समय में व्यवहारिक रूप से भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों के पालन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का संचार करना था। पुलिस ने छात्रों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इस तरह की पहल पुलिस और जनता के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत करती है। पुलिस स्टेशन पामपुर की तरफ से यहाँ पर पामपुर में आज ट्रैफिक रूल्स लोगों को सिखा रहे हैं और हमारे साथ आज DSP साहब और SHO साहब भी है। हम लोगों को सिखा रहे हैं कि अगर हेलमेट ना हो उससे आपकी जान का खतरा है, सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, हेलमेट पहनना जरूरी है। एवरी टाइम हम जिंदगी के साथ खेल तो नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी एक मौका है। तो आज हमें मौका मिला यहाँ आने का और इनको समझाने का कि सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, हेलमेट लगाना जरूरी है, तो हमने अपना काम किया। तो इट्स अप टू देम। लेकिन अप टू देम तब है जब हमें समझाना नहीं आएगा। पहले हमने समझाया, देन दे जस्ट पुट ऑन देयर सीट बेल्ट्स, हेलमेट्स, तो बेहतर हुआ। एक दिन का मौका हमें मिला है तो हमने उनको जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से समझाया। और जो भी पब्लिक यहाँ से जा रही है अभी आप देखेंगे हेलमेट्स में सीट बेल्ट लगाया हुआ है। इंशाल्लाह हम वैसे भी अवेयरनेस फैलाएंगे, ऐसे भी फैलाएंगे इंशाल्लाह। तो इट विल बी ऑलवेज दिस प्रोपेगेंडा विल बी ऑल। फिलहाल इसी के साथ